नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय साथियों, हम बात कर रहे थे महिला बाल अपराध और महिला बाल अपराध के अंदर हम महिलाओं के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित जितने भी भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं उसके बारे में बात हम कर रहे थे। तो भारतीय दंड संहिताओं से ये हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए इसके अंदर जो भी धाराएं हमारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जितनी भी धाराएं महिलाओं से संबंधित थी, जो शेष रह गई थी, आज उन सभी के बारे में हम टू द पॉइंट चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथियों, जैसा कि हमारा जो फॉर्मेट चला आ रहा है उसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो धारा का आईपीसी की धारा, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, अपराध, जो भी अपराध उस धारा के अंतर्गत आता है। तीसरी चीज, जैसा मैंने आपको कहा था, सजा का कॉलम आपको खाली रखना है, क्योंकि जैसे ही महिला बाल अपराध का हम प्रावधान समाप्त करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि सजा का प्रावधान मैंने उस समय खाली क्यों छुड़वाया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं धारा 493 के बारे में। धारा 493 क्या कहती है? किसी भी स्त्री का विवाह विधिपूर्ण नहीं हुआ हो या उसे ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि उसका विवाह विधिपूर्ण हुआ है और उनका साथ में सहवास करना क्या है? अपराध है। देखिए साथियों, बोर्ड पर देखिए, आपके सामने 493 के अंदर जो भी बात लिखी हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी स्त्री का विवाह विधिपूर्ण नहीं हुआ हो। अब विधिपूर्ण देखिए, जैसा हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार हिंदुओं का विवाह नहीं हुआ हो, या हम बात करें मुस्लिम लॉ के अनुसार मुस्लिम जो हैं महिलाएं उनका विवाह नहीं हुआ हो, या अन्य जो धर्म हैं उनके अनुसार, या जो भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड मैरिज हैं, कोर्ट मैरिज हैं, हम यानी कि जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, तो वे सभी किस में आएंगी? विधिपूर्ण विवाह में आएंगी। अब किसी का विवाह विधिपूर्ण नहीं हुआ हो और उस स्त्री को ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि भाई अपना जो विवाह हुआ है वो कैसा है? विधिपूर्ण है, लीगल है, पूरा सही है। लेकिन ऐसा है नहीं, तो उसके बाद सहवास करना, उसके बाद साथ में सहवास करना, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद साथ में सहवास करना। सहवास करना यानी कि जो आपको पता है जो क्रियाएं होती है उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो उम्मीद करता हूँ 493 आपको समझ में आया होगा कि ये विधिपूर्ण विवाह के बारे में बात करती है। अब हम बात करेंगे धारा 494, पति या पत्नी द्वारा जीवन काल में पुनः विवाह करना।
देखिए, पति या पत्नी द्वारा जीवन काल में पुनः विवाह करना, इसका अर्थ यह है कि या तो पति या पत्नी दोनों में से जिसकी मान लीजिए शादी हो गई है, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी वहाँ पे जिंदा है और उसके रहते हुए यदि कोई महिला ऐसा कार्य करती है तो भी अपराध है और कोई पुरुष भी ऐसा करता है तो भी अपराध है। यानी कि उनकी प्रथम पत्नी के जिंदा रहते हुए जिसके साथ वो अपनी गृहस्थी चला रहे हैं और यदि ऐसा वो शादी विवाह करते हैं तो ये क्या है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है 494 धारा के अंतर्गत। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 495 के बारे में। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पहला विवाह छिपाकर दूसरा विवाह करना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो भी है, महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, उन्होंने अपने पहले विवाह की जो जानकारी है उसको क्या किया, छिपा दिया साहब, और छिपाकर क्या कर लिया, दूसरा विवाह कर लिया। यानी कि सामने वाली पार्टी को तो ये पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है या शादीशुदा है। यानी कि वही बात, पहले विवाह को छिपाकर किया गया दूसरा विवाह क्या होगा, अपराध होगा। कौन सी धारा में, 495 धारा 495 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं धारा 396। किसी व्यक्ति के साथ छलपूर्वक या कपट पूर्वक विवाह संपन्न करवाना, विवाह संपन्न करवाना। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ छल पूर्वक या कपट पूर्वक किसी भी प्रकार का विवाह किया गया है या किसी ने ऐसा संपन्न करवाया है तो वो भी क्या है, दंडनीय अपराध है, धारा 496 के अंतर्गत। वर्तमान में आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स देखे होंगे जिसमें कई बार हेडलाइन आती है कि लुटेरी दुल्हन पैसा लेकर क्या हो गई, गायब हो गई। तो इस प्रकार के जितने भी आपके सामने न्यूज़पेपर्स में कटिंग्स आती हैं, हेडिंग्स आती हैं, आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी, तो उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई की जाती है 496 के अनुसार। अब हम बात करेंगे धारा 497 के बारे में। धारा 497 जिसको इस धारा में कहते हैं इसको जार कर्म। जार कर्म क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ किया गया संभोग ही क्या है, जार कर्म है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ संभोग किया जाता है तो ये क्या होगा, ये जार कर्म की श्रेणी में आता है। जबकि पहले व्यक्ति को ये बात अच्छे से पता है कि इसका पति अभी जिंदा है, यानी कि अभी इसकी मृत्यु नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो वो किसकी श्रेणी में आएगा, वो उसे जार कर्म कहते हैं। और दूसरी चीज़ वो धारा
497 के अंतर्गत आएगा। आगे हम बात करते हैं धारा 498। किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से बहला फुसलाकर ले जाना, ठीक है। किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से बहला फुसला कर ले जाना, उसके साथ संभोग इत्यादि क्रियाएं करना, संभोग इत्यादि करना, छिपाना, अपहरण आदि। देखिए साथियों, यहाँ पर इससे पहले जितनी भी हमने बात की थी, अभी हमने अपहरण के बारे में बात की थी, तो वो था एक हम कहें अनमैरिड के संदर्भ में, और यहाँ है विवाहित स्त्री के संबंध में ये प्रावधान जो है किया गया है। और यहाँ हम बात करें विवाहित स्त्री यदि उसके और उसका जो है आपराधिक आशय से बहला फुसलाकर उसको ले जाया जाता है और उसके साथ किसी प्रकार के संभोग इत्यादि क्रियाएं की जाती है, तो ये उसका अपहरण हो गया, उसका छिपाना हो गया। इसमें हम बात करें 498 में ये कार्यवाही होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे हमें दो धाराएं और पढ़नी हैं। एक तो पढ़ना है 498 क, जिसको हम 498 ए भी कहते हैं। एक पढ़ेंगे धारा 509। 498 आपको पता है दहेज से संबंधित है कि यानी पति या पत्नी को दहेज के लिए पति या उसके नातेदार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उससे संबंधित है। और 509 आपकी जो संबंधित है धारा, वो इस बात से संबंधित है कि किसी प्रकार का अंग विक्षेप करना, किसी प्रकार का कमेंट करना जो स्त्री की लज्जा को हम कहें विघ्न डालता हो, लज्जा को भंग करता हो, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो 509 में आएंगी। तो हम इन दोनों धाराओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम दो धाराओं की बात और कर सकें। साथियों, आपने लिख लिया होगा। तो अब देखिए इसमें धारा 493 किस बात का प्रावधान करती है कि विवाह विधिपूर्ण नहीं हुआ हो। देखिए जो भी जिसको मैं ब्लू पेन से अंडरलाइन करता हूँ, आप वो कीवर्ड्स हैं, उसके माध्यम से आपको धाराएं अच्छे से याद रह सकती है। जैसे धारा 393 विधिपूर्ण विवाह नहीं हुआ, धारा 494 जीवन काल में पुनः विवाह करना, धारा 495 पहला विवाह छिपाकर दूसरा विवाह करना, धारा 496 कपटपूर्वक छलपूर्वक विवाह करना, 497 जार कर्म। यानी कि चीज़ें तो वही हैं, सारी महिलाओं पुरुषों से संबंधित हैं, लेकिन किस धारा में किस बात का प्रावधान किया गया है, तो मैं इस बात को अलग से मेंशन करता हूं। तो आप भी वहां पर इसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि आपको जब धारा पढ़नी है तो आपको जब कीवर्ड पढ़ने हैं तो आपको सिर्फ इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा कि जैसे धारा अपन ने पढ़ी 493, तो आपको पढ़ना है विधिपूर्ण नहीं हुआ साहब, बस। इसके बाद में हम बात करें धारा 494, तो यहाँ कहें भी जीवन काल में पुनः विवाह, ठीक है। 495 अपन बात करें तो अब यहाँ पे पहला विवाह छुपाकर दूसरा विवाह करना, 496 छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करना, जैसा कि यहाँ पर है। 497 जारक्रम यानी कि किसी स्त्री के पति के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसकी पत्नी के साथ किया गया जो भी संभोग क्रियाएं हैं वो किसकी श्रेणी में आएंगी, जारक्रम की श्रेणी में आएंगे। 498 किसी भी विवाहित स्त्री को, ठीक है, विवाहित स्त्री को बहला फुसला कर ले जाना, ठीक है। उसके बाद में सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक या दो बार आप जब इसका रिवीजन करेंगे तब आपको ये अध्ययन सामग्री बहुत ही अच्छे से, हम बात करें सटीकता से समझ में आएगी। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ साथियों, एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सभी धाराएँ चर्चा में हमेशा रहती हैं, किसी ना किसी स्वरूप में ये हमेशा चर्चा में रहती है। तो विशेष तौर से आपको, जैसा मैंने आपके सामने चार्ट बनाया है, आपको भी
ऐसा ही चार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर, और डेली इनको क्या है, रिवाइज करना है। यदि आप डेली रिवाइज करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी 10 में से 10 सवाल सही होने की संभावनाएं रहेगी। बाकी देखो, एक सवाल तो 19-20 हो सकता है। मैं 9 सवाल के लिए आपको 100% कहता हूं कि 9 सवाल आपके यहां से एकदम करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, और एक सवाल भी तब स्थिति बनेगी जब वो आपके सिलेबस से बाहर होगा या वो सवाल आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, अब हम बात करेंगे धारा 498 कैर, या हम बात करें धारा 498A। स्त्री के साथ, सॉरी, पत्नी के साथ पति या उसके नातेदार द्वारा की गई क्रूरता। ठीक है, आप इस धारा को 100% आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पत्नी के साथ उसके पति द्वारा, पत्नी के साथ उसके पति द्वारा, या ये जो पति या पति के नातेदार द्वारा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा क्लियरिफाई रहेगा मेरे हिसाब से, पति के नातेदार द्वारा की गई क्रूरता। देखिए, यदि हम बात करें पत्नी, किसी भी व्यक्ति की जो शादीशुदा इंसान है उसकी पत्नी होगी, उसके साथ यदि उसका पति करता है या पति के कोई भी नातेदार ऐसा कार्य करते हैं, उसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट करते हैं, कोई घटना करते हैं, उसके साथ क्रूरता करते हैं, तो ये 498A में आती है। ठीक है, यानी कि इसके तहत कार्रवाई की जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, और ये बार बार एग्ज़ाम में, अन्य एग्ज़ाम में भी जहाँ महिला बाल अपराध से संबंधित विधि का जो हमारे कहें मजिस्ट्रेट का पेपर होता है, या किसी अलग से JLO का पेपर होता है, तो उसमें जो धाराएं आती हैं अन्य स्टेट्स में भी, वहाँ पर बार बार इन धाराओं के बारे में पूछा गया है। विशेषकर दूसरा और तीसरा जो पार्ट है, आपको ये पूरा याद होना चाहिए। ये सभी धाराएं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आगे हम बात करेंगे धारा 509 के बारे में। शब्द अंग विक्षेप या अन्य कोई कार्य देखो, यहां पर 3 चीजें आपके सामने हैं। सबसे पहले शब्दों के द्वारा, यदि किसी व्यक्ति ने कमेंट किया, ठीक है, और या उसके साथ किसी प्रकार का अंग विक्षेप का, यानी कि जो अंग होते हैं अंगों का प्रदर्शन करना, ठीक है, या अन्य कोई कार्य, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से किया गया, तो ये क्या होगा, अपराध होगा। शब्द यानी कि जो हम कहें कमेंट, आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार का किसी भी महिला पर यदि हम कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, तो इससे क्या होगा, उसकी लज्जा भंग करने के हिसाब से हमने कहा। आगे हम बात करें किसी भी व्यक्ति के द्वारा अंग विक्षेप करना, यानी कि किसी प्रकार के ऐसे इशारे करना जो अश्लील इशारों की श्रेणी में आते हैं, और या फिर किसी प्रकार का जो है कामोत्तेजक जो इशारे हैं वो करना, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसी में अन्य कोई कार्य, इसी प्रकार से इन्हीं से संबंधित जो भी कार्य हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये सभी यदि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से किए गए हैं,
तो इन सभी को क्या है, धारा 509 के अंतर्गत जो है दंडनीय अपराध माना गया है। तो साथियों, ये भारतीय दंड संहिता से संबंधित जो हमारी धाराएं थी वे आपके सामने सारी धाराएं आज समाप्त हो चुकी हैं। अब आगामी कक्षा में हम भारतीय संसद से द्वारा निर्मित जो अधिनियम हैं उनके बारे में, राष्ट्रीय आयोग हैं उनके बारे में, महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय तिथियां हैं वे, और जितने भी हमारे भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट चलाई जा रही हैं जो महिलाओं के हित में हैं या कोई ऐसी योजना जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी कक्षा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कक्षाएं पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए और साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी से निवेदन है आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे द्वारा जितने भी कक्षाएं अपलोड की जाएंगी उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सकेगी। चलिए मेरे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा में मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगली कक्षा में हम पुनः बात करेंगे महिला बाल अपराध से जुड़े नए तथ्यों के बारे में। चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।